नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और आज मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं अपनी ही लिखी एक कहानी लखते जिगर। ये कहानी है कि एक मां ने 5 बच्चों को खून पसीने से सींचकर बड़ा तो कर दिया, लेकिन बदले में मिला बुढ़ापे का अकेलापन। लेकिन क्या ये अकेलापन उस फौलादी मां को झुका पाया? सुनिए कहानी लखते जिगर। ट्रेन की रफ्तार कम हो गई थी। मेरे शहर मधुपुर से पहले एक नदी पड़ती है। उस पुल पर आकर ट्रेनें धीमी हो जाती हैं, क्योंकि बस पुल खत्म और स्टेशन शुरू। इस नदी को देखते ही मुझे हमेशा मां याद आती हैं, गंभीर, शांत और खुशियों से भर देने वाली। एक मर्यादा और गरिमा है ना इस नदी में, ऐसी ही है मेरी मां। मां की चर्चा सुनते ही लता सीट पर मेरे और करीब आ गई। मैंने हमेशा उसे अपनी मां के बारे में बताया था और वो मां से मिलने को बेहद बेचैन थी। तभी तो 4 साल लंबी दोस्ती के बाद जीवन साथी बनाने के लिए मैंने उसे प्रपोज किया था, तो उसकी पहली शर्त थी मां से मिलवाओ। मेरी जिंदगी में 2 औरतें नहीं होती तो न जाने में आज क्या होता। मेरी मां और लता। मैं इन दोनों से ही टूट कर प्यार करता हूं, वरना मेरी जिंदगी तो हादसों की ही दास्तान है। 2 बरस का था मैं कि मेरे माँ बाप कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। आज मुझे अपने असली माँ बाप का चेहरा तक याद नहीं। लता ने मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए पूछा था, यानी मां तुम्हारी असली मां नहीं है? बच्चे को जन्म देना ही असली मां होना होता है तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन किसी बच्चे को पालना और भरपूर प्यार देना मां होना होता है, तो मां ही मेरी असली मां है। जो पहले रिश्ते में मेरी ताई थी, मुझे भी जोड़ लो तो हम लोग 6 भाई बहन हैं। ये तो एक दफा लड़ाई झगड़े में मजली भैया ने मुझे बताया कि मैं उनका चचेरा भाई हूं, सहोदर नहीं। उस दिन मुझे लगा था कि किसी ने मुझसे दुनिया का बेशकीमती खजाना छीन लिया। मैंने बताया। मैं चिल्ला पड़ा था उन पर, लेकिन मेरा चिल्लाना सच पर भारी नहीं पड़ सकता था। जिंदगी की उस बेहद उदास शाम में ही मां ही सामने आई थी। मुझे गले से लगाकर मेरे हर शिकवे को दूर कर दिया था, सिर्फ ये कहकर, यार तुम ही तो हो मेरे असली लाल। मुझे बाद में पता चला था कि मेरे असली मां बाप की मौत से पहले ताऊ जी चल बसे थे। मां पर 5 बच्चों का बोझ था और उस बोझ में इजाफा करने आ गया था मैं, एक अनाथ लड़का, जिसकी उदास आंखें देखकर मेरी फौलादी मां भी रो देती थी। आज जब मैं नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला हूं, मैं लता को अपनी मां से मिलवाने लाया हूं। रिक्शा मेरे घर के सामने रुक गया था। मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा था। मैं किसी 5 साल के बच्चे की तरह दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया था और चिल्ला पड़ा था, मां। दरवाजा खुला तो बड़ी भाभी सामने थी। मुझे देखते ही उनकी मुस्कान चौड़ी हो गई। आइए देवर जी। जैसे उन्होंने साथ में लता को देखा, उनके चेहरे पर एक साथ सवालिया निशान भी आए और साथ ही सब कुछ समझ जाने के भाव हुए। और साथ में मेहमान भी हैं, भाभी ने तंज कसा था। उन्होंने मेहमान शब्द पर बहुत जोर दिया था। मैंने उन्हें तफसील से लता के बारे में बताया और कहा कि हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो छोटी भाभी ने कुछ यूं सिर हिलाया था कि हाँ, हमें तो पता ही था। आखिर विदेश में रह रहे हैं, कोई ठट्ठा है क्या? इस आग में घी की छौंक बड़ी भाभी ने डाली थी। मेरी 3 बहनों की शादी मां ने बड़ी मुशक्कत से की थी। इस घर में रहते थे 2 भाई, उनकी बीवियां और बच्चे। सब घर में नजर आ रहे थे।
नजर नहीं आ रही थी तो बस मां। बाहर अपने घर का बागीचा घुमाते हुए लता को बताया था मैंने, मेरी मां भारत माता जैसी दिखती है। तुमने देखी थी मां के साथ मेरी वो सेल्फी? कौन सी वाली? लता ने पूछा। अरे वो जिसमें 650 लाइक आए थे और 200 से ऊपर कमेंट। सबने एक सुर में कहा था आपकी मां बहुत सुंदर है। हाँ मैंने भी कहा था, लता बोली। लता, मेरी मां सच में भारत माता जैसी है। सिर पर हिमालय की तरह दिखते एकदम बर्फीले सफेद बाल, गले में शिवालिक की तरह रुद्राक्ष की माला, चौड़ा चमकता माथा और धानी साड़ी में 100% भारत माता दिखती हैं। लता हंसने लगी। तुम भी ना? दोनों भाई दफ्तर से लौट आए थे। दोनों भाई मुझसे ऐसे मिले जैसे कभी राम भरत से मिले होंगे, लेकिन उनके बर्ताव में आया नकलीपन मुझे तो खैर नजर आया ही। लता तक भाप गई थी। मेरे पास खिसक कर बोली थी लता, सुनो तुम जरा बातें करो, मैं आसपास मोहल्ला देख कर आती हूं। लता गई और शायद 15 मिनट के बाद वापस आई थी बदहवास सी। अभिजीत चलो यहां से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अभी मां इनके यहां 5 महीनों से नहीं है। क्या ये बात तुम्हारी प्यारी भाभियां और तुम्हारे भाई बता नहीं सकते थे? दोनों भाई कुछ कहते इससे पहले बड़ी भाभी बोल पड़ी थी, ज्यादा चिंता मत करो मां की, हम ही हैं उनके अपने, तुम्हारी कौन लगती हैं? लता मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले गई थी। एक ही सवाल जहन में चक्कर काट रहा था, कहां है मां? लता के साथ बाहर सड़क पर खड़ा ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी थी। गुप्ता चाची थी, मां की सहेली। मैंने बचपने से देखा था, उनके जोड़ों में बहुत दर्द रहता था। आज भी वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। अपनी कराहती आवाज में चाची ने पूछा था, बबुआ कब आए? अभी अभी आया था चाची, मैंने पैर छूते हुए कहा। और ये कौन है? बहू रानी। चाची की तजुर्बेकार निगाहों ने भांप लिया था। और खाना वाना पूछा कि नहीं बहू रानी को इनने? चाची ने बिना नाम लिया मेरे भाइयों की तरफ इशारा किया था। ऐसा लग रहा था उन्हें सब कुछ पता हो। लता हंस पड़ी। चाची के पैर छूते हुए लता ने कहा भी, जिनसे मिलने आई थी उनसे तो मुलाकात ही नहीं हुई चाची। अब खाना क्या पीना क्या, वो तो हम किसी होटल में भी कर लेंगे। होटल में कर लेंगे हैं? हमारे होते भला। चल रहे, सामान उठा, अंदर चल, चाची ने मुझे आदेश दिया था। चाची के घर पर सब थे, उनके लड़के, उनके पति यानी चाचा जी। 5 साल के बाद मधुपुर में मेरी वापसी हुई थी और इस अरसे में बहुत कुछ बदल गया था इस छोटे से शहर में। मैंने चाचा से बिना किसी और भूमिका के सीधा सवाल किया था, मां कहां है? चाचा जी को थोड़ा गुस्सा आ गया था। भैया हमसे ज्यादा कुछ न बुलवाओ। पहले तो तुम्हारे दोनों भाई भाभी उनको गांव भिजवाते रहे, कभी फसल कटवाने के लिए, कभी मकान का काम करवाने के लिए, कभी नहर में गई जमीन का सरकारी मुआवजा वसूलने के लिए। ये लोग यहीं बैठे रहे। फिर एक दिन कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद से मां गायब है। 5 महीने से वो ज्यादा वक्त हुआ होगा। मेरी आंखों में पानी भरता चला गया। क्या मेरी मां नहीं रही इस दुनिया में? क्या 7 समंदर पार कर मैं जिस मां को देखने आया हूं वो रही ही नहीं? मेरा गला भर्रा गया था। चाची ने कहा, यही मौत का तो सारा बवाल था भैया। उम्र हो गई तो मां बोझ लगने लगी थी। पिछले 30 साल से जिन खेतों में अकेले खड़े होकर रोपनी करवाई, मजदूरों से फसल कटवाए, आज उन्हीं खेतों में बेदखल कर दिया है। अम्मी को देखो, लंगड़ा कर चलते हैं। तुम्हारी मां तो दुनिया भर से लड़कर खड़ी रही थी, अब बेटों से हार गई। चाची की आवाज तेज भी होती गई और दर्द भरी भी। भैया तुम्हारी मां मरेंगी तो उनके श्राद्ध में खर्चा कौन करेगा? यही सवाल था बवाल की जड़। तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी मां की सारी पेंशन हर महीने जमा करने के लिए बैंक में रेकरिंग अकाउंट खुलवा दिया। मरेंगी तो उसी पैसे से गांव भर में भोज होगा।
चाचा जी ने साथ में जोड़ दिया। लता से सक पड़ी। बिटिया रो मत, चाची ने ढाढ़स दिया था लता को। अभिजीत की माँ औरत नहीं है, फौलाद है, फौलाद। जब उनके पति मरे थे तो खुद के 5 बच्चे और छठा ये अभिजीत, 6 बच्चों का भार था। नैहर से भाई और पिता आए थे उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उन्होंने मदद नहीं ली किसी की। गांव की जायदाद पर कब्जा हो गया था, उसे छुड़वाया। हर लड़ाई अकेले लड़ी थी। 3 बेटियों की शादी में कर्जा लिया, लेकिन पाई पाई चुकाया था। इन 6 को पालने में सारी जिंदगी खपा दी थी इसकी मां ने। लेकिन देखो बदले में क्या मिला, पता नहीं जिंदा है या मर खप गई। चाची ने ठंडी सांस भरी तो मेरा हौसला भी टूट गया। मेरी नजर सामने जाकर टिक गई थी। यही तो घर था जिसके सामने है एक बड़ा सा पोखर। तब मधुपुर इतना आबाद भी नहीं था। मोहल्ले में सबसे अलग ये घर में 6 छोटे छोटे बच्चे और अकेली औरत। पोखर के घर के सामने एक खूब घना इमली का पेड़ था। बरसात के मौसम में किसी जल पक्षी का अंडा खो जाता तो वो सारी रात शोर मचाता था। अंधेरे में उल्लुओं के घुघुआने और इमली के पेड़ की घनी छाया से अभिजीत और उसके 5 भाई बहन सहम जाते थे। तब सबको सीने से लगाकर मां कहानियां सुनाती थी। हनुमान के समंदर लांघ जाने की कहानी, अर्जुन की चिड़िया की आंख में सही निशाना लगाने की कहानी, भीम और भुक्खड़ राक्षस बकासुर की कहानी, जिसमें बकासुर का सारा खाना भीम खा जाता है। मेरे भाई बहनों पर इन कहानियों का क्या असर हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अर्जुन ने, हनुमान ने मुझ में एक अलग किस्म का भरोसा जगाया था। और पूरे समाज से लड़ती मरहूम पति के पेंशन के लिए दफ्तरों में दर दर ठोकरे खाती मां मेरे लिए आदर्श होती चली गई थी। तभी मैंने सोचा था कि कुछ हो, अपनी इस मां को कभी जमीन पर पांव नहीं रखने दूंगा। लेकिन जमीन है कहां, और मां उस जमीन पर है भी या नहीं है। सबको मां ने प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलवाया था। सरकारी स्कूलों से इन स्कूलों की फीस ज्यादा होती है। पेंशन के पैसे पूरे नहीं पड़ने वाले थे। मां ने सिलाई बुनाई का काम पकड़ा था। सिलाई बुनाई के काम से बचे वक्त में चरखा काता करती थी। एक एक पैसा जोड़कर मां ने सबको पढ़ाया। सब पढ़ गए, सब बढ़ गए, पीछे रह गई तो सिर्फ मां। इतनी दूर से आया हूं। हफ्ते भर बाद मेरी और लता दोनों की वापसी की फ्लाइट है। हम दोनों सिर्फ मां से मिलने अमेरिका से आए हैं। लता की जिद रही कि जिस अकेली मां ने मुझे पढ़ा लिखा कर ऐसा बना दिया कि लता उससे प्यार कर सके, उस मां के गले में बाहों का झूला डाले बगैर ब्याह तो नहीं होगा। मुझे लगा कि एक बार तो भाइयों से पूछ ही लूं कि आखिर मां होंगी तो किधर होंगी। पेंशन के पैसे तो रेकरिंग में चढ़ा कर रखे गए हैं। पता नहीं मां के पास पैसे हैं या नहीं। लता दिल्ली लौटने से पहले एक बार मां को खोजने चलना चाहती थी। मुझे राई रत्ती अंदाजा नहीं था कि आखिर मां कहां होंगी। लता ने ही सुझाया, गांव चलते हैं। लता का सारा गुस्सा उन भाभियों पर था जो हर महीने सोने का कुछ न कुछ जेवर खरीद कर गले में तो टांगे जा रही थी, लेकिन उस महिला के लिए उनके मन में जरा भी जगह नहीं थी जिनने सारी जिंदगी संघर्ष करके उनके पतियों को इस लायक बनाया था। गांव तक जाने का सफर रात भर लंबा था। रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था। एक ही सीट पर किसी तरह उकड़ू होकर बैठे बैठे हम दोनों गांव तक पहुंचे थे। गांव आए, न जाने कितने बरस बीत गए थे मुझे। लता ने तो खैर कभी गांव देखा तक नहीं था। वो दिल्ली में पैदा हुई थी, एकदम संपन्न खानदान में, और उसके बाद पढ़ते लिखते मौसम विज्ञान पढ़ने अमेरिका और वही नौकरी। मैं भी 12वीं करने के बाद विज्ञान पढ़ने दिल्ली पहुंचा, और फिर गरीब लेकिन पढ़ने में होशियार छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका नौकरी, और फिर लता गांव की हरियाली देखकर खुश हो गई थी। लेकिन मुझे
हैरानी यह हो रही थी कि लता गांव को देखकर जरा भी परेशान नहीं थी। मैंने गूगल करके तुम्हारे गांव की सारी जानकारी ले ली थी मिस्टर। रिक्शे पर बैठे बैठे लता ने मुझे टहोका दिया था। गांव पहले से बहुत ज्यादा साफ था। सड़कों पर न कूड़ा था, न नालियों में बहता पानी। फिर भी 5 स्टार कल्चर वाली लता के लिए गांव तो गांव ही था। चौक पर मैंने एक लड़के से पूछा भी, गांव इतना साफ कैसे हो गया है जी? अरे दादी आई है ना जब से, गांव सुधर गया है भैया। लड़का हंसते हुए चला गया। मैंने सोचा ये दादी कहीं मेरी माँ ही तो नहीं। मैं गांव से उस मकान तक गया जो कभी पहले मेरा हुआ करता था। यहीं कभी मेरे भाई ने 2 टूक कह दिया था मुझसे, पढ़ लिख लिया, अब निकलो यहां से। न तो यह तेरी माँ है न यह तेरा घर है। माँ इस घर पर भी नहीं थी। हमारे खानदान की एक बुढ़िया दादी बाहर आई थी, माँ से उम्र में जरा बड़ी। काहे रे आ गया, यहां नहीं रहती है तेरी अम्मा? उधर उस खेत में देख रहा है घर, उधर चल। लता के चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी और मेरी हैरानगी। जो कभी खेत था और जिस निचली जमीन में पानी भरा रहता था, वहां एक घर बन गया था। मां के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। गांव के लड़के झाड़ू देकर सड़क बुहार रहे थे। फूस के झोंपड़े के चारों तरफ हाल हाल में पत्ता बहार के पौधे रोपे गए थे। मां हेडमास्टरनी की तरह खड़ी होकर उनमें पानी दिलवा रहे थे। नए नवेले घर से माटी लीपने की सौंधी खुशबू आ रही थी। मैंने मां के पैर छुए, लता ने भी। मां ने हमें देखा तो एक टक देखती ही रही। उनके चेहरे पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया था। अच्छा तो ये है मेरी बहू रानी। लता मां से लिपट गई थी जाकर। मां की कमर थोड़ी झुक गई थी। बाल पहले की तरह बर्फीले सफेद नहीं रहे, अब पटसन की तरह पीले सफेद हो चले थे। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थीं और हाथों की चमड़ियां झूल गई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज था। तू गया था मधुपुर? मां ने पूछा था। मैंने सहमति में सिर हिलाया। मां ने लता की तरफ देखते हुए कहा था, बहू की कुछ आवभगत की थी उनने? फिर खुद ही जवाब दिया, अरे उनके बस का नहीं। फिर अचानक मां हंसते हुए बोली थी, पेंशन के पैसे से तो मेरी मौत के बाद के उत्सव के लिए जमा हो रहे हैं। मैं भी यहां उनके बनाए घर में नहीं रहती। तुम छहों को अपने पैरों पर खड़े रहने लायक बना सकती हूं मैं, तो अपने लिए ठोस जमीन भी तो तैयार कर सकती हूं ना। मां ने अपने नए झोपड़ी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। मैंने मां की तरफ गौर से देखा तो मुझे लगा मेरी मां के तेज से ही दुनिया रोशन है और मां के सामने दुनिया की सारी दौलत, शोहरत, हीरे जवाहरात और यमन का लाल भी बेकार है। ये कहानी आप सुन रहे थे मेरी ही लिखी हुई लखते जिगर। कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट करके। अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करके ये कहानी पहुंचाइए। और चैनल ये कैसा कहानी है सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।